नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार तेज कर दिया है। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को होंगे मतदान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई पदाधिकारी प्रचार में जुटे। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रचार, सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, खेल का मैदान जैसे मुद्दों पर प्रचार। दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को होगा मतदान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनावों से पहले अब हर पार्टी प्रचार में जुट चुकी है। पंचायत चुनावों से पहले हर पार्टी ने यहां पर अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए मौजूद हैं। सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, खेल मैदान को लेकर प्रचार किया जा रहा है। देहरादून में पंचायत चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तेज हो चुका है। जनता को लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने मुद्दों को उठाया जा रहा है और उन मुद्दों पर प्रचार किया जा रहा है। पंचायत चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी कर रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल बना सके और जनता को लाभान्वित कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रचार तेज हो चुका है, प्रचार किया जा रहा है। देहरादून से बता रहे हैं आपको कि पंचायत चुनावों से पहले हर पार्टी ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है और पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होने, दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होगा। पंचायत चुनावों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सक्रिय नजर आ रहे हैं ताकि जनता को लुभाने के मुद्दे उन तक पहुंचाए जाएं, उनको बताया जाए किस तरह के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत जाती है उठाएगी, किन मुद्दों पर विकास होगा। ये सारी चीजें इस प्रचार के दौरान अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रचार बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में अब किया जा रहा है। पंचायत चुनावों को लेकर लगातार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं और क्षेत्रों में जाकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रसार तेज किया जा रहा है। सड़क, स्ट्रीट लाइट्स, खेल मैदान जैसे कुछ मुद्दे जिनको लेकर जनता भी यहाँ पर नजर आ रही है कि जनता भी उन मुद्दों पर चाहती है कि कार्य किए जाएं। ऐसे में ये बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है और प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यहाँ पर संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ तमाम जानकारी, क्योंकि 24 जुलाई को पहला मतदान होना है पंचायत चुनावों को लेकर, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी माहौल सेट करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। पंचायत चुनाव की बेला बिल्कुल अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। पहले चरण का मतदान 24 तारीख में होना है जुलाई में और 28 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तो जिसको लेकर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबने अपनी अपनी ताल ठोक दी है और सभी लोग अपनी हर मशक्कत कर रहे हैं किसी तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने का। आपको बता दें कि एक और जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद कूद चुके हैं पंचायत चुनाव के प्रचार में और वो भी उनके अन्य जो मंत्रीगण हैं उत्तराखंड सरकार के, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। तमाम लोगों ने, पूरी संगठन ने अपनी ताकत झोंक दी है। किसी तरीके से जो गांव की ये सरकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसकी जो विजयश्री का रथ है वो ना रुके। तो वहीं कांग्रेस ये चाहती है कि पंचायत चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन स्थानीय मुद्दों पर राज्य सरकार को घेर कर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। आपको बताएं कि जो गांव में मुद्दे चल रहे हैं, वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इस आधारभूत संरचनाओं और आधारभूत सुविधाओं को लेकर ग्रामीणों में खासा मांग रहती है। तो उसी तरीके से इस बार स्पोर्ट्स का भी क्रेज देखा जा रहा है कि खेलकूद मैदान का भी एक मुद्दा है जो पंचायत चुनाव में जो ज्यादातर ग्रामीण अंचलों से मांग उठ रही है कि उनके स्थानीय स्तर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जाएं बच्चों के लिए खेलने कूदने को लेकर। काफी जी रजनीश, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जनता के मुद्दों को ही उठाकर जनता के बीच जाना ताकि चुनावी माहौल अपने पक्ष में किया जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले काफी समय से जो मुद्दे जनता के हैं वो राज्य में भी सरकार होने के बावजूद वो मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस लेवल पर प्रचार सेट कर पाएगी या जनता को लाभान्वित करने के जो प्रचार प्रसार में जो मुद्दे रखे जा रहे हैं, क्या जनता उससे लाभान्वित हो पाएगी?
देखिए, जनता के सामने जो विकास की तस्वीर रखी जा रही है वो सीधी जी सीधी रखी जा रही है कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है। अगर वो गांव की सरकार भी साथ में भारतीय जनता पार्टी के आ जी जाते हैं तो फिर ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो ग्रामीण अंचलों की जो सरकार है, जो गांव की सरकार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की हो जाएगी। तो उसके होने से विकास चौमुखी होगा, चूंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह भारतीय जनता पार्टी है। तो ये जी एक मजबूत पक्ष है जिससे लोगों को समझ में भी आता है कि अगर कोई वादे किए जा रहे हैं तो वादे पूरे कैसे होंगे, वो फंड से होंगे। और फंड चूंकि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो निश्चित रूप से वो उन वादों को पूरा करने को लेकर सकती है, चूंकि उनके पास सत्ता है। और वहीं कांग्रेस क्या है, वो ये कहना चाह रही है, भ्रष्टाचार पर घेरने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन आखिर किसके पक्ष में जाती है। बहरहाल दोनों पार्टियां माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता खुद मैदान में उतर आए हैं और वो जन जन से संपर्क करके गांव की सरकार को अपने पक्ष में बनाने का जी प्रयास में जुटे हुए हैं। जी चलिए रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर देहरादून में पंचायत चुनावों के प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी भी लगातार जुटी हुई है। सीनियर पदाधिकारियों ने प्रसार की कमान संभाल रखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की कमान सीनियर पदाधिकारियों द्वारा यहां पर संभाली जा रही है। और पंचायत चुनावों से पहले, क्योंकि 2 चरणों में ये मतदान होने वाले 24 जुलाई 28 जुलाई, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रचार प्रसार को तेज करना, क्योंकि अंतिम चरण में पंचायत चुनावों की जो डोर है वो पहुंचनी नजर आ रही है। और जनता का समर्थन जुटाना कांग्रेस के लिए इस समय एक बड़ी चुनौती, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता पर काबिज है। ऐसे में अब सीनियर पदाधिकारियों ने प्रसार की कमान संभाली है। जनता के बीच उन मुद्दों को रखा जा रहा है जो काफी लंबे समय से, जिनको लेकर शिकायतें जनता के बीच है। ऐसे में अब ट्रिपल इंजन की सरकार को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है, सरकार को भी घेरती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन पंचायत चुनावों के अंतिम चरण में जनता किसका समर्थन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां पर उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने का मामला, अब AIAB ने दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई हादसे की वजह, चॉपर की ब्लेड केबल से टकराने के चलते हुआ हादसा। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की हो गई थी मौत। हादसे में एक यात्री गंभीर रूप से हुआ था घायल। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना गंगनानी के पास हुई थी। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को गंगोत्री धाम लेकर जा रहा था। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। बता दें कि अब AIAB की तरफ से पहली रिपोर्ट सामने आ गई है और साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जब पायलट प्लेन को नहीं संभाल पाया, इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की उसने कोशिश की, तब क्रैश हेलीकॉप्टर हो गया। 6 लोगों की इसमें जान चली गई थी। AIAB ने दुर्घटना की जो शुरुआती रिपोर्ट है वो जारी कर दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पहली जो शुरुआती रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि पायलट जब प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवा पा रहा था हेलीकॉप्टर की, तब ये हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में और क्या साक्ष्य इसमें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही, क्या कुछ तमाम जानकारी जितेंद्र? देखिए, अभी एक प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है और मई महीने में उत्तराखंड में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार हेलीकॉप्टर का जो मुख्य रोटर ब्लेड है वो ऊपर से गुजर रहे एक फाइबर केबल से टकराया था और फिर पहाड़ी से नीचे गिरकर ये हेलीकॉप्टर एक पेड़ से टकराया था। ये हेलीकॉप्टर टूट गया था और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। उसमें जो लोग थे सभी की मृत्यु हो गई थी, एक आदमी उसमें से घायल हुआ था। तो उत्तराखंड के मई महीने में हुए इस हादसे में जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की है और हेलीकॉप्टर का जो वही मुख्य ब्लेड है उसको फाइबर केबल से टकराना और फिर पहाड़ी से नीचे गिरकर एक पेड़ से टकराना, ये मुख्य कारण बताए गए हैं। हालांकि अभी जांच आगे जारी है, लेकिन प्राथमिक कारणों को यही बताया गया है कि इसी कारण जब हेलीकॉप्टर उस केबल से टकराया तो उससे उसकी दुर्घटना हुई है। मौसम भी वहां खराब था। जो पायलट है वो हेलीकॉप्टर को हाईवे पर उतारना चाह रहा था संभवतः, इसीलिए वह जंगल की तरफ गया, जो गंगनानी की तरफ का जो जंगल का एरिया पड़ता है, लेकिन वो लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया और वो हेलीकॉप्टर जो है उस केबल से टकराने, उसके ब्लेड और केबल से टकराने के बाद पेड़ पर क्षतिग्रस्त हो गया।
तो अभी जी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में यही मामला सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि आगे भी इस पर अभी जांच जारी रहेगी और जो पूरे फैक्ट्स हैं तब सामने आ पाएंगे। जी जितेंद्र, ये भी जानकारी सामने आई है कि AAIB की तरफ से जो क्राफ्ट्स हैं उनको अभी रखा गया है, क्योंकि शुरुआती जांच में सिर्फ ये सामने आया कि फाइबर केबल के टकराने से ये हादसा हुआ, पायलट नहीं संभाल पाया। ऐसे में क्या कुछ और तथ्य इसको लेकर सामने आ सकते हैं या फिर कोई स्पेशल एजेंसी का यहाँ पर गठन किया जाएगा इसकी जांच के लिए, क्योंकि 6 लोगों की जान चली गई थी? देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि ये अभी प्रारंभिक जांच का एक पहलू सामने आया, प्रारंभिक पहलू है, इसे एक अनुमान भी कहा जा सकता है क्योंकि डीप रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आ पाई है। जब पूरी जांच होगी उसमें एक एक पहलू को ध्यान में रखा जाएगा, तभी कुछ इस पर आगे कहा जा सकता है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार मूल कारणों का पता करने के लिए आगे की कार्रवाई पर काम कर रही है और जो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये जो जी चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं देहरादून में सावन का दूसरा सोमवार कल ऋषिकेश में हो सकती है श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार नीलकंठ ऋषिकेश में हो सकती है भारी भीड़। पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए बनाया प्लान, बड़े वाहनों के रूट को किया गया डाइवर्ट। कल सावन का दूसरा सोमवार है, ऐसे में अब सावन के दूसरे सोमवार को लेकर रूट डाइवर्जन प्लान से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर पहलू पर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार नीलकंठ ऋषिकेश में भारी भीड़ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए विशेष प्लान तैयार किया है और बड़े वाहनों के रूट को भी डाइवर्टेड किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट तक हर पहलू पर अच्छे से चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी कांवड़िए या किसी भी नागरिक को कोई भी असुविधा ना हो और अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। बड़े वाहनों के लिए भी रूट डाइवर्टेड कर दिए गए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से उसको संचालित किया जा सके। खबर रुड़की से है, जहां कांवड़ ले जा रहे शिव भक्तों को फल पानी बांटते हुए, शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिखों और ईसाई नजर आए। भारत भाईचारा संगठन के अध्यक्ष AP शर्मा ने कहा कि देश में आज नफरती माहौल है, उसे खत्म करने के लिए हमने ये पहल की। वहीं मुस्लिम समाज के हाजी शमीम ने कहा कि कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम जोड़ने का काम करेंगे। सभी को एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। आज की डेट में ऐसा आपस में हमारे देश में गुथा हुआ एक वो है, ना हिंदुओं के बिना मुसलमानों का काम चलेगा, ना मुसलमानों के बिना हिंदुओं का काम चलेगा। तो हम लोग बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल गुथे हुए हम लोग जो है आपस में हैं। कल जब हम कांवड़ सेवा के लिए यहाँ पे लाए तो जो हमारे ट्रक वाले थे वो अब्दुल्ला जी थे, जिनसे हम केले लेके आए, वो भी जो है मुस्लिम समाज से ही थे। और आज देखिए सब मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंदू और मुस्लिम जो है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज के बिल्कुल अभिन्न अंग हैं। हमने आज हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल के भारत भाईचारा संगठन का निर्माण किया है, खड़ा किया है और उसी को लेकर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भाईचारे की आवश्यकता है, हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता है। जुड़े हुए तो हम काफ़ी दिन से हैं इस संगठन से, लेकिन ये जो संगठन बना है ये इसे 1 साल और 1 साल के करीब हो गया। इस जो ये काम आप कर रहे हैं, इससे समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या इससे समाज के अंदर ये है आपसी सौहार्द पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, एक दूसरे के काम आना और आपस में जो है हम मिल करके अपने मुल्क का, अपने देश का उद्धार करना, विकास। देहरादून में स्कूलों में अवकाश घोषित, कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूलों का अवकाश। 21 से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया आदेश, कांवड़ मार्ग के सभी स्कूलों में छुट्टी, हाईवे के पास स्कूलों में नहीं लगेंगी क्लासेस। कांवड़ यात्रा के कारण 21 से 23 जुलाई को अवकाश घोषित। देहरादून के स्कूलों में अवकाश घोषित, प्रशासन ने जारी किया आदेश। बता दें कि देहरादून के सभी स्कूलों में जो हाईवे से सटे स्कूल हैं उनमें अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन सभी स्कूलों में अब कोई क्लासेस नहीं होंगी। प्रशासन ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी अव्यवस्था ना फैले, बच्चों को भी असुविधा ना हो, ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर 21 जुलाई से 23 जुलाई तक के लिए सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। देहरादून में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने बारिश का जारी किया अलर्ट।
कई जगहों पर भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। नैनीताल में कई स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों तक कई जगहों पर भारी से भारी बारिश होने के लिए संभावनाएं मौसम विभाग ने यहां पर जता दी है। देहरादून, पौड़ी से लेकर चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा सकती हैं, जिसके चलते लोगों के लिए भी यहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से इस दौरान बचे, ताकि कोई भी अप्रिय घटना हो तो उससे बचा जा सके। देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मानसून की शुरुआत के साथ ही लगातार उत्तराखंड में बारिश लगातार बरस रही है। मानसून का सिलसिला लगातार जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने आज और कल यानी कि रविवार और सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज मैं बताऊं आपको, कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट है और कल येलो अलर्ट है। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग का यही कहना है कि उधम सिंह नगर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, इन सभी जगह पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को नदी, नाले और गदेरों से बचने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी मैसेज के जरिए, चाहे वो चारधाम यात्री हो या कांवड़ की यात्रा चल रही, लोग उत्तरकाशी भी जा रहे हैं, वहां पे भी बारिश का अलर्ट है। तो उन सबको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को एहतियातन जब बारिश हो तो ट्रैवल नहीं करना है, ना अपनी यात्रा पूरी करनी है, उनको सुरक्षित स्थानों पर आश्रय लेना है और इसके बाद जहां पर नदी नाले हैं उनसे बच के रहना है। तो कुल मिलाकर ये 2 दिन आफत की बारिश हो सकती है। आपको बताएं कि उत्तराखंड में आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, वो 39 सड़कें हैं जो बाधित हैं मलबा आने से। तो ये जो 2 दिन का जो दौर है, मौसम विभाग के अनुसार ये मानसून अपने पीक पर है और इसके बाद लोगों को मौसम से थोड़ी राहत भी मिलेगी। तो 2 दिन लोगों को बचाव के साथ अपनी यात्रा करनी चाहिए। जी रजनीश, क्योंकि 2 दिन आफत की बारिश बरसेगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि मार्ग भी अवरुद्ध हो चुके हैं मलबे की वजह से। और जो पर्यटक घूमने गए हुए हैं नैनीताल में, या जो चारधाम के श्रद्धालु हैं, कांवड़ यात्रियों के कांवड़िए हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, व्यवस्था को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी लेटेस्ट डेटा जारी किया है, जिसमें 39 सड़कें बंद हैं। उसको खोलने को लेकर बीआरओ, पीडब्ल्यूडी विभाग, ये दोनों टीमें लगी हुई हैं। जो अवरुद्ध मार्ग है उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा चूंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों को चेताने को लेकर एक मैसेज जारी किया गया है, टेक्स्ट मैसेज, आपदा प्रबंधन विभाग की वजह से। जितने भी लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो अपनी चारधाम यात्रा में जा रहे हैं, उनको, बाकी स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि एहतियातन जरूरी हो तभी यात्रा करें पहाड़ों की, अन्यथा 2 दिन थोड़ा सा शिथिलता रखें अपनी यात्रा को लेकर। चलिए रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों की सेवा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मंगलौर हाईवे पर किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने दल बल के साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसमें हरिद्वार से जल लेकर आ रहे शिव भक्तों के लिए यहां पर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि कांवड़ का मेला एक बड़ा पर्व है। शिव भक्तों की सेवा करना बहुत पुण्य का काम है। पहले मंगलौर उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रहे दीपक ने बताया कि वो और किसान यूनियन के अध्यक्ष मिलकर इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और ये भंडारा 2 दिनों तक चलेगा। ये शिव भक्तों के लिए भंडारा लगाया गया है और मैं और किसान यूनियन मिलकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास सैनी जी और मैं पहली बार साथ मिलकर भंडारा कर रहा हूँ और हर साल करता रहूँगा। मैं मंगलौर विधानसभा प्रत्याशी भी रहा हूँ और मेरा सहयोग, ये मेरे भाई सारे जितने भी हैं मेरे भाई, ये सब सहयोग कर रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है कितने दिन चलेगा? आज का कार्यक्रम ये 2-3 दिन चलेगा। देखिए, ये मंगलौर में आज ये जो भक्तों की जो भीड़ लगी हुई है, शिव भक्तों की, उनकी सेवा के लिए आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने यहाँ पे ये एक भंडारे का आयोजन किया। इनकी सेवा करने के लिए कढ़ी चावलों से इनका
राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए। इसी को लेकर अभी भी कोई ऐसे काम हैं जो गतिमान है। अगर शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बारिश के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी इसको लेकर जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था उस तरह से काम नहीं किया गया। इस वजह से प्रिंस चौक हो, सहारनपुर चौक हो या अन्य मुख्य मार्ग हो, वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। ऐसे में उनकी तरफ से स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। समय समय पर हम लोग समीक्षा बैठक करते रहते हैं विभिन्न अधिकारियों के और विभिन्न विभागों के साथ में, और कल भी एक बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में बरसों से पानी भर रहा है। जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में मानसून सीजन के चलते तीर्थयात्री लगातार परेशानियों का सामना करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी रफ्तार भी थम चुकी है। बावजूद इसके इन दिनों श्री हरिनारायण प्रभु के इस मोक्ष धाम बद्रीपुरी में काफी श्रद्धालु पहुंचे और जय बद्री बोल बम के जयकारों की गूंज सुनाई दी। शिव भक्त कांवड़ियों की आमद से धाम में कोहरे के बीच पसरा सन्नाटा कुछ कम हो गया। धाम में अलकनंदा नदी के तट से गंगा जल लेकर भोले बाबा के भक्त हरि नारायण प्रभु के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित करते नजर आए। शनिवार 19 जुलाई को करीब 2000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन किए, तो वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 11,62,000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल जी के दर्शन किए हैं। देहरादून के नामी स्कूल सेंट मैरी क्लेमेंट टाउन में स्कूल के बच्चों से मैगजीन के नाम पर 200 रुपए लिए जा रहे हैं। 200 रुपए वैसे तो कहने में बहुत कम है, लेकिन देखा जाए तो स्कूल में 1000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो लाखों रुपए वसूली का बनता है। तो वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कई बार ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की, लेकिन अभी तक स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और शिकायत जिलाधिकारी को नहीं मिली है। देखिए, इसमें ऑनरेबल सीएम के भी सख्त डायरेक्शंस थे कि किसी भी कॉस्ट पर बच्चों का और पेरेंट्स का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वो स्वीकार्य नहीं होगा। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन टीम हैज़ कम डाउन हेविली ऑन दोज इंस्टीट्यूशंस। जैसे जैसे पेरेंट्स से, अभिभावकगण के ऑर्गेनाइजेशन से हमें कोई भी कंप्लेंट्स प्राप्त होती हैं, all complaints have been redressed to the satisfaction of parents and children as of now. यदि और भी किसी इंस्टीट्यूशन की कोई भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शिकायत करेगी, that will be duly taken up। और जो हमारे नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उसमें एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू। चले वहीं फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़।